इमरान खान पर हमला और उसके अलावा पुलिस ने जिस तरीके से इस सारे मामले को टैकल किया है, उससे केस जब ट्रायल में जाएगा और कोर्ट ऑफ लॉ में जाएगा तो उसके साथ क्या होगा, यही आज आपको बताने लगे हैं। आपको याद होगा कि बेनज़ीर साहिबा के मर्डर पर सीपीओ जो थे पिंडी सऊद अजीज़, उन्हें कन्विक्ट होकर जेल जाना पड़ा। किस वजह से? कि पोस्टमार्टम क्यों नहीं करवाया गया और क्राइम सीन क्यों धो दिया गया। और आपको याद है कि उसमें पावरफुल तरीन लोगों के नाम थे और बड़ा हाई प्रोफाइल केस था। पोस्टमार्टम ना होने से बहुत सारे क्लूज़ नहीं मिलते, फिर वो मैं आपको बाद में इस पर डिस्कस करता हूँ। अच्छा, आप अगली एग्जांपल ले लें। पीटीआई की आप 24 मई याद करें। 25 मई को फिर शैलिंग हुई लाहौर में, डॉक्टर यास्मीन साहिबा की गाड़ी पे भी, और बाकी मुल्क भर में शैलिंग का ही माहौल था। 24 को यानी कि 25 की सुबह, अलल सुबह, पुलिस जब जाती है और जाकर लोगों के घरों पर वो छापे मार रही है तो पुलिस का एक कांस्टेबल शहीद हो जाता है। इल्ज़ाम लगता है कि फ़ौज के एक रिटायर्ड मेजर साहब हैं तो उनकी गोली से ये शहीद हुए हैं। अब इस मुकदमे से मेजर साहब अक्विटल हो गए। वो पुलिस की शहादत वाला जो केस था, जो कांस्टेबल शहीद हुए थे, उनको इंसाफ के तकाजे इस वजह से पूरे ना हो सके कि प्रोसिक्यूशन बड़ी पुअर की गई और सबसे बड़ी जो पुलिस फाइल बनाई गई और जिस तरीके से तहकीक की गई उसमें इस कदर लेकुनास छोड़े गए कि वो अक्विटल हो गया उनका। कहा गया कि 1:20 पर गोली लगी है। 1:20 पर एफआईआर का अंदराज हो जाता है। 1:20 पर गोली लगी, 1:20 पर एफआईआर का अंदराज हुआ। तो जज साहब जब केस सुन रहे थे तो जज साहब के एक अजीज़ भी बैठे हुए थे, तो वो पीछे कमरे में बैठे थे। तो जज साहब ने बुलवा लिया कि ये वकील बड़े सुपरस्टार वकील हैं, बड़ी वर्थ है इनकी, तो इनको सुने ये क्या केस बता रहे हैं। तो कमरा अदालत में बहुत सारे लोग, जर्नलिस्ट भी मौजूद थे, बाकी लोग भी मौजूद थे। तो वहाँ वकील साहब ने मुखातिब किया जज साहब को कि जज साहब ये जो आपके अजीज़ हैं इनको मैंने अभी देखा है, तो अभी देखते ही मुझे इनका नाम तो नहीं पता। तो इस केस में 1:20 पर अगर एक बंदा जो है उसे गोली लगी है तो 1:20 पे इन्हें कैसे पता है कि इस बंदे का नाम ये है, इसकी वल्दियत ये है, और पूरा घर का एड्रेस और एक चीज़, हर चीज़ जो है वो कैसे मालूम है। फिर उस डॉक्टर को बुलाया गया जिन्होंने उनको फ़र्स्ट एड दे के कोशिश की, और फिर उन्हें पूरा पंपिंग करने की कोशिश की 45 मिनट्स। उनसे पूछा गया कि आपको पता था ये कांस्टेबल है? उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने वर्दी नहीं पहनी हुई थी, तो अदरवाइज़ मैं अपना अंदराज जो किया है मैंने, जो रजिस्टर्ड में मैंने मेंटेन किया रिकॉर्ड, उसमें मैं लिखता कि ये कांस्टेबल है, तो हमें तो नहीं पता ये कांस्टेबल है, तो मेरे पास ये इतने पर आए। सबसे अहम नुकता इसमें यह था, पुलिस की जानिब से क्लेम किया गया था कि 38 बोर का फायर लगा है। किसने? जो कर्नल साहब ने, जो मेजर साहब ने सॉरी मारा है, वो 38 बोर का फायर है, 38 बोर का। अब 38 बोर का फायर जो मारा, वो फायर, उसका सिक्का जब बॉडी से निकाला गया पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद, तो वो ब्लिस्टिक एक्सपर्ट को भेजा गया। ब्लिस्टिक एक्सपर्ट ने बताया कि ये 32 बोर का है, ये 38 बोर का नहीं है। तो पुलिस की फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट गलत साबित हो गई। और साथ पुलिस ने खौल भी एक डाला हुआ था, जैवको से खौल जो है उसे जो आप कह लें कि क्राइम एम्पटीज़ के तौर पे एक खौल जो है उसे फ्रेंजिक के लिए भेजा गया। तो ये फायर जो हुआ था मेजर साहब की तरफ से, ये वो गरारी वाले रिवॉल्वर से हुआ था, और उसका खौल तो गिरता नहीं है। तो इन बुनियादों पे वो अक्विटल हो गए और बाइज्जत बरी हो गए और बच गए। इमरान खान साहब वाले केस में कहाँ कहाँ लेकुनास छोड़े गए हैं, और एविडेंस डिस्टॉर्ट करने की, पुलिस फाइल मेंटेन ना करने का, इतना लंबा चौड़ा पुलिस फाइल मेंटेन करते हुए आप सिर्फ रिकवरी मेमो बीच में नहीं लगाते तो इक्विटल हो जाते हैं लोग। तो जो इतना हाई प्रोफाइल केस, इसमें सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ कि वहाँ जब ये वकूआ हो गया, पुलिस जब मौके पे मौजूद है तो पुलिस ने 154 CRPC के तहत, ज़ाब्ता फौजदारी के तहत मुकदमा उसने कायम करना है। उसने फौरी तौर पर क्या करना है कि एक तो उसने पोस्टमार्टम करवाना है, उधर जो है वो डेड बॉडी पड़ी हुई है। दूसरा, हेल्थ रूल्स के मुताबिक पुलिस पेपर्स जो हैं वो होने ज़रूरी हैं। पुलिस पेपर्स में सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो दरख्वास्त इंदराज मुकदमा है। पुलिस पेपर्स की अब तफसील हम सिर्फ आपसे
बाय बुक डिस्कस कर रहे हैं कि बुक क्या कहती है, कानून क्या है, लॉ क्या है, और इनमें से जो जो चीज़ें नहीं होंगी या जो जो चीज़ें सर्कमस्टांशियल एविडेंस के साथ मैच नहीं करेंगी वो कोर्ट ऑफ लॉ में उड़ जाएगा। और कोर्ट ऑफ लॉ तक इस मुकदमे को प्रॉपर इस्तगासा ही नहीं बनता आज की डेट तक। आपको जो चीज़ें शेयर करने जा रहे हैं उसके बाद चलान ही नहीं बनता अभी तक, जो हालात बने हुए हैं। दरख्वास्त इंदराज मुकदमा हो गई या फ़र्द बयान हो गया, ये दोनों में से एक चीज़ हो गई। फिर FIR हो गई। ये आपने पुलिस फाइल मेंटेन जब करनी है तो पुलिस ऑर्डर जो है उसके मुताबिक जो आपका इन्वेस्टिगेशन विंग है उसने फर्स्ट इंस्पेक्शन नोट लिखना है, यानी मौका मुलाहिजा लिखना है, सबसे इम्पोर्टेंट। अब मौका मुलाहिजा में उसने लिखना है कि उधर से उसने खून के नमूने लिए हैं, मौका मुलाहिजा में उसने लिए हैं, लिखना है कि उसने क्राइम एम्प्टीज़ ली हैं, ज़ख्मियों के बयान उसने लिए हैं, उसके साथ उसने जो रिपोर्ट मर्ग बननी है, रिपोर्ट मर्ग में उसने बताना है कि उस जो शहीद हुए हैं या जो वफात पा गए हैं, उन्होंने गोली लगने से जो मर गए हैं, जो कत्ल हो गए हैं, उन्होंने लिखना है कि वो कपड़े किस रंग के पहने हुए हैं, वो कौन है, उसकी आइडेंटिटी क्या है, किस समत से फायर आया, कहाँ हिट किया, और जब वो गिरे हुए थे तो किस समत में गिरे हुए थे, और आंखें बंद थी, खुली हुई थी, यहाँ तक इतनी डिटेल्ड है रिपोर्ट मर्ग। इस कदर वो डिटेल्ड है। रिपोर्ट मर्ग बननी थी। और उसके साथ मैं आपको अर्ज़ करूँ अगर तो इंजरी जो स्टेटमेंट है ज़ख्मियों की, उसे नक्शा मजरूबी भी कहा जाता है। नक्शा मजरूबी एक बनना है, उसमें सारे इंजर्ड जो हैं उन्होंने IO के सामने अपना बयान रिकॉर्ड करवाना था। ये बाई बुक हम चल रहे हैं, सिर्फ लॉ को डिस्कस कर रहे हैं कि लॉ क्या कहता है, प्रोसीजर क्या कहता है, और अगर किसी भी घर के साथ, किसी घराने के साथ, किसी ख़ानदान के साथ इस तरह के मसाइल हो जाएं तो उन्हें किस प्रोसेस से या किस प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है, या किसी भी क्राइम सीन को किस प्रोसेस का सामना करना पड़ता है, वो ये आपसे डिस्कस कर रहे हैं। फिर उसमें रिकवरी मेमो लगना है। ठीक हो गया जी। रिकवरी मेमो में गुजारिश कर रहा था कि सिर्फ रिकवरी मेमो अगर आप नहीं लगाएंगे तो बंदे बरी हो जाते हैं। इसी बात पे फिर उसने IO ने अपने SP के नाम दरख्वास्त लिखनी है, और उसने कहना है कि उस दरख्वास्त का नाम है दरख्वास्त बराए किए जाने इजराए डॉकेट अंग्रेज़ी के हमें लाश का पोस्टमार्टम और ज़ख्मियों का मेडिको लीगल का सर्टिफिकेट बना के दें। और फिर उसमें अब पुलिस फाइल बन गई है, उसमें क्या क्या है, दरख्वास्त बराए इंदराज मुकदमा है या फ़र्द बयान है, उसमें रिपोर्ट मर्ग है, प्लस नक्शा मजरूबी है या फार्म मजरूबी है, तीसरे नंबर पर FIR दर्ज है। और ये कहाँ जाना था सारा कुछ, आपके उस थाने की हदूद में DHQ में या THQ में। अच्छा जी, अब इसकी वजह क्या है? इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ कि इस सारी रिपोर्ट्स पे इनिशियल बुनियादों पे डॉक्टर ने सिग्नेचर करना होते हैं, क्योंकि डॉक्टर के सिग्नेचर के बाद ही पोस्टमार्टम हो सकता है। पोस्टमार्टम FIR से पहले नहीं हो सकता, अदरवाइज आप फेयर ट्रायल की अपॉर्चुनिटी खो देते हैं। आपको फेयर ट्रायल नहीं मिल सकता, क्योंकि उसकी मैं मिसाल आपको देता हूं। आपने पहले पोस्टमार्टम करवा लिया, पोस्टमार्टम को देख के आप FIR दर्ज जब करते हैं तो सारे लोग एक्विटल हो जाते हैं, क्योंकि आप मेडिकल के वो सारे असरार और रूमूज से वाकिफ़ होते हैं। एंट्री क्या थी, गोली जब लगती है तो एंट्री क्या है, एग्ज़िट क्या है, एंट्री वाउंड क्या है, एग्ज़िट वाउंड क्या है, कितनी गोलियां लगी हैं, कितने लोग मुलव्वस करने हैं। तो आपके पास पोस्टमार्टम अगर पहले आ गई है तो आपको तो बड़ा आसान हो गया किसी बंदे को फ्रेम करना या किसी बंदे को निकालना। इस वजह से उसमें वो वहाँ लाश पड़ी है, वो पोस्टमार्टम के लिए गई है, FIR नहीं हुई, उसका जनाजा हो गया है, FIR दर्ज नहीं हुई। FIR का अंदराज और मुकदमे का दर्ज होना पुलिस ने फौरी उधर ही खड़े खड़े करना था, क्योंकि पुलिस तो वहाँ मौजूद थी। और ये वो सिस्टम था जिसकी SOP तय है, किसी से डायरेक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये ना हो सका। अब जब आप पहले पोस्टमार्टम करते हैं तो बाद में FIR कटती है तो सर्कमस्टांशियल जो एविडेंस है वो डिस्टॉर्ट हो जाता है और चेन नहीं बन पाते। उसमें वो बहुत सारी चीज़ें आपको क्राइम सीन से क्लू मिलते हैं। मुशर्रफ साहब ने अपने एक बहुत बेहतरीन सोल्जर को एक गन जो है वो दी। उसने क्या किया कि थोड़े अरसे बाद लाहौर में अपनी बेगम को गाड़ी में शॉर्ट रेंज पे बहुत करीब से फायर मार दिया। पुलिस ने GHQ को लिखा कि हमें ये बंदा मतलूब है।
और वहाँ से पुलिस ने खोल एक जो है रिकवर किया। उस खोल को बैलिस्टिक एक्सपर्ट के पास उसी तरह भेजा गया, फोरेंसिक के लिए भेजा गया, और वो फिर आर्मी को भी भेजा गया कि इसका हमें हेल्प करें। तो उन ऑफिसर से पूछा गया, गालबन मेजर थे, उनसे पूछा गया कि आपकी वो गन की तरह जो मुशर्रफ साहब ने आपको दी थी, तो उन्होंने कहा वो तो गुम हो गई। वो गन रिकवर हुई, उसके साथ उसका खोल मैच किया और वो फिर फाइनल कन्विक्ट हुए। तो क्राइम सीन जो है, क्राइम सीन बोलता है। आप जब क्राइम सीन डिस्टॉर्ट करते हैं तो इसका मतलब है कि आप वो सारे शाहिद मिटा रहे हैं जो बोल बोल के बताएंगे कि इस क्राइम सीन में कौन कौन मुलविस है और कहाँ कहाँ है। अच्छा आगे चलें। मुलजिम गिरफ्तार हो गया। अब मुलजिम गिरफ्तार होना है 167 CRPC के मुताबिक, और लिखा जाना है कि इस के तहत वो गिरफ्तार हो गया है। शक की बुनियाद पर अगर आपने करना हो तो 54 के तहत करते हैं। अगर आपने कंफर्म मुलजिम पकड़ा है और आपके पास पिस्टल भी है, आपने रिकवरी भी कर लिया, तो 167 CRPC के तहत आपने मुलजिम, लेकिन किस पर्चे में उसे किया है? 24 घंटे में आपने मजिस्ट्रेट के सामने उसे पेश करना है। किस मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया है? अब जितने दिन उसे कस्टडी में रखा है वो इलीगल कस्टडी है। उस कस्टडी का मतलब जो है वो जब आप मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं कर रहे, मुकदमा दर्ज नहीं कर रहे। अच्छा, फिर सबसे बढ़कर पुलिस ने ज़ख्मियों के जब बयान लेने हैं तो आज तक इमरान खान साहब खुद ज़ख्मी थे, उनका बयान रिकॉर्ड नहीं किया गया। आईओ ने इमरान खान का बयान रिकॉर्ड नहीं किया। तो ये सारी और सबसे अहम बात, सबसे मैं आपको बताता हूँ कि 7 नंबर बेंच बैठा था सुगरा बीबी केस में, और 2018 सुप्रीम कोर्ट का ये केस है बटा 595 यानी 595। इसमें सेटल हो गया कि FIR 1 होगी, क्योंकि मीर मुर्जा भुट्टो केस में एक FIR जो है वो पुलिस ने काट दी थी। एक FIR गुनवा भुट्टो के साहब, उनकी जो अहलियत थी उनकी तरफ से आ गई, फिर उनकी वालदा की तरफ से नुसरत भुट्टो साहब की तरफ से FIR आ गई, तो 3 FIR से इकट्ठी हो गई। इसमें क्या हुआ? इसमें सेटल हो गया कि FIR 1 होगी। आपने बाकी जितने स्टेटमेंट्स हैं वो रिकॉर्ड करके चलान का हिस्सा बना देने हैं। मसलन ज़ुबैर नियाज़ी साहब का स्टेटमेंट वो रिकॉर्ड हो, चलान का हिस्सा बन जाए। इमरान खान साहब का स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो, चलान का हिस्सा बन जाए, वगैरह वगैरह। आगे चलें आप। इमरान खान साहब के जो गोलियां लगी उनमें गोलियों ने एंट्री लेनी थी या एग्ज़िट लेना था। अब एग्ज़िट तो नहीं लिया, तो गोलियां जो हैं वो जो फायर हैं वो जिस्म के अंदर रह गए। बकौल जो तरीके इंसाफ ने बताया अब तक, वो वहाँ से निकलने थे। वो मेडिकल लीगल और सारा कुछ जब होना था उसमें वहाँ से निकल के तो बैलिस्टिक एक्सपर्ट के पास जाने थे। उसने बताना था AK-47 का फायर लगाए या क्लैशनकोफ का लगाए, क्योंकि बाबर रहमान साहब ने कहा AK-47, इमरान खान साहब के क्लेम था कि क्लैशनकोफ का फायर भी था, ब्रस्ट वगैरह भी चला। अब एक बात और है जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि 21 दिन के अंदर 21 डेज़ हैं, 21 दिन बाद मेडिकल बोर्ड नहीं इसका बन सकता। फ़र्ज़ करें राना सनाउल्लाह जो हैं, मैं इसमें सानिया मॉडल टाउन की मिसाल भी आपको देता हूँ। ये 21 दिन वाली मिसाल में बाद में आपसे डिस्कस करता हूँ। जो केस था, आपको पता है कि नवाज शरीफ साहब से लेकर 11 लोग जो थे उन पे मुकदमा था और उनको समन ना किया कोर्ट ने। समन इसलिए ना किया कि एक प्राइवेट कंप्लेंट भी लॉन्च हुई थी सानिया मॉडल टाउन केस में। नवाज शरीफ उसमें शामिल थे, शहबाज शरीफ शामिल थे, राना सनाउल्लाह थे, साद रफ़ीक थे, ख्वाजा आसिफ थे, और उसमें एक लंबी लिस्ट है सारी। परवेज़ रशीद तक भी शामिल थे, बाकी सारे लोग भी शामिल थे, ब्यूरोक्रेट्स भी। उस पर जो अपना मिनहाजुल कुरान, तहरीक मिनहाजुल कुरान थी, उनका ये कहना था कि हम जब इनको मिलने गए तो राना सनाउल्लाह ने हमें कहा कि जो कादरी साहब हैं हम वापस आ रहे हैं, तो कादरी साहब को वापस आने से रोके मत, वरना आपको संगीन नताइज भुगतना पड़ेगा। तो ये मोटिव था इस केस का। इस मोटिव के तहत कोर्ट ने समन ना किया किसी को, ना उन्होंने कभी नवाज शरीफ को बुलाया, चूंकि ना कोई सर्कमस्टेंशियल एविडेंस था, ना कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एविडेंस था जो टर्न द टेबल्स कर दे और कोर्ट को समन करना पड़ जाए कि नवाज शरीफ जो हैं वो आएँ, शहबाज शरीफ आएँ, वज़ीर आला पंजाब आएँ, वज़ीर आज़म पाकिस्तान उस वक्त के आएँ, बाकी सारे लोग आएँ, वज़ीर दाखिला आएँ, वगैरह वगैरह। समन ना हो सका। इस केस में भी जो राना सनाउल्लाह साहब हैं, शहबाज शरीफ साहब हैं, और जो ऑफिशियल आर्मी के, तो इनको भी कोर्ट समन इस वजह से नहीं कर पाएगी कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई ऐसा मैटर मौजूद नहीं है जिस पर कोर्ट समन करे। और फिर मेडिकल रिपोर्ट चैलेंज हो सकती है। मेडिकल लीगल जब जना हॉस्पिटल की टीम ने किया है, मुतलका लोगों ने किया ही नहीं, तो वो चैलेंज हो सकती है।
उसको राना सनाउल्लाह फ़र्ज़ करें चैलेंज कर देते हैं, कोई और चैलेंज कर देता है, कहीं से भी चैलेंज, जो अग्रीव्ड है कहीं से भी चैलेंज फ़र्ज़ करें, हम बात करें कोर्ट ऑफ लॉ में जब ये जाना है, वो जब चैलेंज हो गई तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि 21 दिन बाद मेडिकल बोर्ड बन भी जाए तो ज़ख्म जो हैं वो सारे मुंदमिल हो चुके होते हैं, वो हील हो चुके होते हैं, वो भर चुके होते हैं, तो मेडिकल बोर्ड के लिए असेस करना मुमकिन ही नहीं रहता। तो फिर अब ये देखें कि साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके पास ब्रेन्स बैठे हुए हैं, कानूनी माहिरीन बैठे हुए हैं, एक्सपर्ट्स बैठे हैं जो फ़ौजदारी मुकदमात के एक्सपर्ट्स भी होंगे, लेकिन जो पुलिस फाइल से लेकर एफआईआर तक और ये सारी चीज़ें इस तरीके से डिस्टॉर्ट की गई हैं, एविडेंस इस तरीके से डिस्टॉर्ट किए गए हैं कि इसका सुराग मिलना इम्कानात में ही नहीं है। और कोर्ट ऑफ लॉ इसका हो सकता है इसका चलान ही ना बन पाए, और अगर चलान बन भी जाए तो कोई उसका नतीजा ना निकल पाए। तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, तहरीक इंसाफ के वज़ीर आला हैं, उन्हीं के अंडर पुलिस है, तो खान साहब को गाइड ना किया गया, उन्हें बताया ना गया, और वो ख़ुद इतने बेहतर हैं बहुत सारे मामलात में, तो उन्हें क्यों नहीं इन सारी बातों का पता था? साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं। तो फिर ये किसके हाथ पे आप अपना लहू तलाश करेंगे कि ये क्या हुआ है बेसिकली, और ये बात किधर गई है, इसका सिरा कैसे मिलेगा? इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए आप पूरे तकाज़े अगर पूरे करते उसी लम्हे और बाई बुक चलते, उसी जगह मेडिकल लीगल होता, आप जो ज़ख्मियों का चलान बनना है उधर बैठे हुए फार्म मजरूबी, उसी के तहत फॉलो करते करते सारा कुछ अगर करते तो शायद आज हालात कुछ और होते। और सबसे बढ़कर फायर AK-47 का है या क्लैशनकोफ का है, ये अब कैसे साबित होगा? तो इस वजह से बहुत बड़े सवालिया निशान हैं इस केस में। और जिस तरीके से तहरीक इंसाफ की हुकूमत में तहरीक इंसाफ के वर्कर की तरफ से फायर किए जाने वाले पुलिस कांस्टेबल को जो है वो इंसाफ ना मिल सका, सिर्फ पुलिस की तरफ से नेग्लिजेंस की वजह से, गलत FIR लॉन्च करने और गलत चालान बनाने की वजह से, तो इस केस में तो सिरे से इन्वेस्टिगेट ही 5-6 दिन लेट हुई, और जितने दिन FIR ही नहीं हुई, तो फिर इसका नतीजा क्या निकलेगा? उम्मीद रखते हैं कि बाई लॉ और बाई बुक अगर चला जाए तो बहुत सारा रिलीफ मिल सकता है। फात शहबाज खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।